गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम के बारे में जानकारी ली थी और हमने देखा कि उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो सांप्रदायिकता की बात की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 1919 का भारत शासन अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको पता है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर यह अधिनियम बनाया था इसलिए इनके नाम से भी इनको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को बनाया, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी, प्रेमबल था। कोई भी प्रस्तावना होती है उसका एक उद्देश्य होता है, उसका विस्तार होता है, उसमें तिथि होती लागू करने की। इसके प्रस्तावना के 3 पार्ट थे। 1919 भारत शासन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो पहला था इसका उद्देश्य, यानी कि जो कानून बनाया जा रहा है 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है। दूसरा, अधिनियम को लागू करने की तिथि के बारे में चर्चा। तीसरा, इसका विस्तार, यानी इसका विस्तार क्या है। तो 1919 भारत शासन अधिनियम की हम जो बात कर रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश शासन द्वारा उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंग्रेज लोग भारतीयों के बारे में, उनकी ऐसी धारणा बन गई थी, किसी प्रकार के उनके बारे में सोचने का काम नहीं था। वो पहली बार 1919 इस अधिनियम के माध्यम से उन्होंने एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में, एक उत्तरदायी शासन के बारे में, भारतीयों के बारे में सोचना प्रारंभ किया। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन हुई, ऐसी क्या स्थिति हुई जो अंग्रेजों जो भारतीयों के बारे में सोचना प्रारंभ किया। तो 1919 भारत शासन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो 1919 के इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1919 का भारत शासन अधिनियम
1919 के भारत शासन अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं। तो उस दरमियान 1914 से 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध में इंडिया तो के ऊपर तो ब्रिटिश शासन का राज था, ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो डायरेक्टली हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन ब्रिटिश के माध्यम से हम इसमें भाग ले रहे थे। तो उस समय गांधी जी ने युवाओं से आह्वान किया कि आप ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो। तो इसलिए गांधी जी को सार्जेंट तक कहा गया। तो 1914 से 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार हुआ, उसमें अधिक से अधिक भारतीय युवा भाग लिए। उसके बाद में 1916 के अंदर कांग्रेस का लखनऊ 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। जो कांग्रेस पहले दो भागों में बढ़ चुकी थी, गरम दल और नरम दल, ये दोनों दल आपस में एक हुए 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत के अंदर, उसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, गरम दल और नरम दल। तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए। और उसी अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, दोनों आपस में एक हो गई। उसी दरमियान 1914 से 1916 के बीच में एनी बेसेंट व तिलक ने मिलकर होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो कुल मिलाकर ऐसी व्यवस्थाएं हो रही थी जिससे अंग्रेजों के अंदर भय उत्पन्न हो गया था कि अब ये भारतीय धीरे धीरे जागृत हो गए, सुनने लगे और ये एकजुट होना प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए उन्होंने भारतीयों के बारे में सोचना प्रारंभ किया और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसकी जो प्रस्तावना यानी उसका जो मुख्य उद्देश्य था, वह था भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और इस कदम को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब देखो, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार इस अधिनियम में पहली बार केंद्र व राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया। पहली बार केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया। पहली बार केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया। कुछ विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, कुछ विषय राज्यों के पास रहेंगे। इस प्रकार विषयों का बंटवारा किया गया पहली बार। पहले भी हमने चर्चा की है, ये आपका भारत है, ये आपका देशी भारत है, ये आपका देशी भारत है, ये आपका ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत है। ये देशी भारत की हम चर्चा कर रहे हैं,
यह आपका वॉइसराय था और यह आपका गवर्नर था, जनरल था। तो ये अंग्रेज भारत थे। इस अंग्रेज भारत के अंतर्गत कई प्रकार के राज्यों में बटा हुआ था। तो ये जो राज्य थे, इन राज्यों के अंदर जो गवर्नर रहता था, इस गवर्नर ने विषयों के आधार पर, यानी आपके जो गवर्नर है, इस गवर्नर ने दो भागों में बांटे। जो विषय अपने पास रखे उनको रिजर्व विषय कहा गया, आरक्षित विषय कहा गया। आरक्षित विषय कुछ जो ट्रांसफर कर दिए गए, हस्तांतरित विषय यानी कि जनप्रतिनिधियों को जिनको ट्रांसफर कर दिया गया उनको कहा गया हस्तांतरित विषय, और खुद गवर्नर ने अपने पास कुछ विषय रख लिए उनको कहा गया आरक्षित विषय। इस प्रकार विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो कुल मिला के इस अधिनियम के माध्यम से दोहरी शासन व्यवस्था, यानी पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार दोहरी शासन व्यवस्था, यानी द्वैध शासन, डायरी की द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन की स्थापना। कहने का तात्पर्य इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी और उस प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जिसमें पहला कदम था उनका विषयों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में। दूसरी बात हम करते हैं कि पहली बार इसके अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था यानी द्वैध शासन व्यवस्था की इसके अंतर्गत बात की गई। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। कहने का तात्पर्य सिविल सर्विसेज के अंदर एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई, लेकिन इसमें नहीं कहा गया कि सेंटर पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था। ओनली फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, नॉट फॉर सेंटर या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओनली लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। इसके लिए एक ली आयोग की गठित किया गया। लोक सेवा आयोग के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक ली आयोग का गठन किया गया। ली आयोग का गठन किया गया। इस ली आयोग ने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए ली आयोग का गठन किया और ली आयोग ने सिफारिश की कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर 1923 में इस आयोग का गठन किया गया। और उसी को आगे बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की
स्थापना की गई। 1923 के अंदर पब्लिक सेवाओं में सुधार के लिए ली आयोग का गठन किया और उस ली आयोग ने सिफारिश की थी कि एक लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। और इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने सर रोज बारकर को इस लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया, पहला अध्यक्ष बने। तो 1926 के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के जो पहला अध्यक्ष बने थे वो सर रोज बारकर थे। तो ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से सिविल सर्विस में एक सराहनीय कार्य किया गया। और पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि 1919 के अधिनियम से पहले 1909 की जो हमारी मार्ले मिंटो की जो क्लास हुई उसमें हमने पढ़ा कि सांप्रदायिकता को जन्म दिया, सांप्रदायिकता का बीज बोध है। उसी सांप्रदायिक प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक उस निर्वाचन प्रणाली का इस अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अगली जो इसकी बात इंपॉर्टेंट कि सांप्रदायिक निर्वाचन, पिछली बार 1909 में हम पढ़ा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लेके आए, लेकिन 1919 के अधिनियम में इन्होंने उसका विस्तार किया और सिखों, अंग्रेज भारतीयों के लिए, यूरोपियन के लिए और भारतीय ईसाइयों के लिए। तो कुल मिलाके जो निर्वाचन प्रणाली थी उस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने विस्तार किया। जो 1909 के अधिनियम में सिर्फ मुस्लिमों को दी गई थी, इस अधिनियम में सिखों के लिए, अंग्रेजों के लिए, यूरोपियन के लिए और भारतीय ईसाइयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इन्होंने कर दिया, जिस अधिनियम की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। अब हम बात कर रहे थे अभी पहले कि जो भी कानून बनते थे, ये जो कानून बनाए जाते थे ये सिर्फ ब्रिटिश भारत के लिए, अंग्रेज भारत के लिए बनते थे। देसी भारत के लिए कोई कानून नहीं बनता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी एक्ट पारित करती थी वो ब्रिटिश भारत के लिए ही करती थी। लेकिन इस अधिनियम में पहली बार देसी राज्यों के लिए, इस अधिनियम में पहली बार देसी रियासतों के लिए सोचा गया और उनके लिए इन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट्स की स्थापना की गई, किसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार देसी रियासतों के बारे में भी सोचा गया और उसके लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना इस अधिनियम में की गई। और इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम में कहा गया कि इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें यह भी कहा गया कि 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी कि इससे भारतीय कितने संतुष्ट हैं, ये उनके लिए किस प्रकार से लाभदायक रहा कि नहीं रहा और हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए। 1 अप्रैल 1921 को यह अधिनियम लागू हुआ
ये अधिनियम लागू हुआ। 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ भाई। अब बात आ रही है कि इस अधिनियम समीक्षा हेतु 10 वर्ष पश्चात किया जाएगा। तो 1919 का ये अधिनियम था, तो ये 10 वर्ष पश्चात आयोग की समीक्षा करनी थी, तो 1929 होने थे। लेकिन इससे पहले ही 1927 में साइमन आयोग साइमन कमीशन की स्थापना हो गई। साइमन कमीशन आया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया। इसके अंतर्गत, इस कमीशन के अंतर्गत 7 सदस्य थे, वो अंग्रेज थे। 1927 में साइमन कमीशन आया। वो साइमन जो कमीशन आया वो 1927 में साइमन आयोग, जो साइमन आयोग थे इसकी अध्यक्षता या जिसकी अध्यक्षता में था वो था सर जॉन साइमन। और इसके अलावा सभी सदस्य, यानी सभी 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इसलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन कहा गया, यानी कि श्वेत आयोग कहा गया। और इसका विरोध हुआ, साइमन गोबेक के नारे लगे। इस प्रकार ये एक्ट रहा। उसके बाद में 1919 के जो अधिनियम हुआ उसमें सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित कर दिया। 1927 में इसका विरोध हुआ, साइमन गोबेक के नारे लगे। इसको श्वेत कमीशन कहा गया। अब देखो, उसके बाद में अंग्रेज लोग कि हम आपके लिए आयोग बना रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आप लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हो। तब फिर पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हम हमारे लिए संविधान का निर्माण करेंगे। तो संविधान निर्माण के संदर्भ में, संविधान निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भारतीय के द्वारा पहले वो व्यक्ति थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की पंडित मोतीलाल नेहरू ने। पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, यानी अधिराज्य की स्थापना की बात की। डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य, यानी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए। खुद से विषय आपके पास रख लो, कुछ पावर्स आपके पास रख लो, लेकिन कुछ पावर्स हमें दे दो। एजुकेशन, मूलभूत सुविधा के लिए बिजली, पानी, लाइट की जैसी कुछ व्यवस्थाएं, सैन्य प्रशासन, ऐसी व्यवस्थाएं आपके लोग। कुल मिला के हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, ऐसी बात की 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। आगे चलकर देखो क्या हुआ। 1929 को लाहौर के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और उस कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे ने। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इस अधिवेशन के में जो प्रस्ताव पास हुआ तो इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। वो 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। एक था हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। दूसरा इन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगले वर्ष
अगले वर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो अगले माह जनवरी माह के अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो उस दिन था 26 जनवरी। तो पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार। तो कुल मिला के 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ा। इस अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र और राज्यों के अंदर विषय का बंटवारा किया गया, उत्तरदायी शासन की बात की गई, दोहरी शासन प्रणाली की बात की गई, लोक सेवा आयोग गठन की बात इसके अंदर की गई। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें विस्तार किया गया और इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की, लेकिन 1929 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और अगले वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 का हमने अध्ययन किया।